नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मृदा टॉपिक को हम लोगों ने शुरू किया, सॉइल टॉपिक को, जहां पे हमने उसके बैकग्राउंड को समझा कि कौन कौन से तत्व मृदा को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से कारक हैं, मृदा संगठन, मृदा परिच्छेदिका, इन सारे तत्वों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर करने का प्रयास किया। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, भारत की मिट्टियाँ, भारतीय मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कहीं ना कहीं ये आपके इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो यानी इसके आगे आने वाला जो टॉपिक रहेगा वो इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि रहेगा। ठीक है, तो आप लोग हेडलाइन दीजिएगा भारत की मिट्टियाँ और एक रफली डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी मिट्टी कहाँ पे है और किस चीज़ के लिए जानी जाती है और उसके क्या क्या नाम हैं। कई सारे पॉइंट हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बार ऐसे ही रफली मैप आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें भारतीय मृदा की, तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो मृदा है, इसको भारत मृदा की उत्पत्ति यानी भारत की जो मृदा है, मृदा की उत्पत्ति, मृदा की उत्पत्ति और क्रियाविधि के आधार पर, और क्रियाविधि के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। दो भागों में विभाजित किया गया है। अब ये कौन कौन सी हैं, दो भाग कौन से हैं? अब ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे पहला भाग है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को बोला जाता है इन सितु सॉइल यानी आंतरिक मृदा। क्या बोल रहे हैं? इन सितु सॉइल, आंतरिक मृदा। दूसरे भाग में जो मृदा को बांटा गया है वो ट्रांसपोर्टेड मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब जो इन सितु सॉइल हैं, इसके अंदर कौन सी मृदा आती हैं और एक्स सितु और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में कौन सी मृदा आती हैं, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इन सितु सॉइल की बात करें, यानी इन सितु मतलब उसी अंदर जो क्षेत्र में जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण जिस मृदा का निर्माण हुआ, वो आपके इन सितु के अंदर आ जाएगी। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी कहीं ना कहीं प्रवाहित, नदियों के द्वारा प्रवाहित होते हुए जिस मृदा का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो ट्रांसपोर्ट सॉइल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसके ऊपर बात करें इन सितु सॉइल के अंतर्गत, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधारभूत चट्टान के अपक्षयन के द्वारा, आप मेंशन कीजिएगा, आधारभूत चट्टान के अपक्षयन के द्वारा, आधारभूत चट्टान के अपक्षयन के द्वारा मेंशन करेंगे जिस मृदा का विकास होता है, जिस मृदा का विकास होता है, जिस मृदा का विकास होता है आधारभूत चट्टान के अपक्षयन के द्वारा। आप जानते हैं मृदा का विकास होता है, और जिस मृदा का विकास होता है उसे इन सितु सॉइल के नाम से जाना जाता है ना। जहाँ पर जो चट्टान है, यदि उसका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो मृदा के नाम से जाना जाएगा। ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया, मृदा टॉपिक में, है ना। और वही चट्टान यदि मृदा में परिवर्तित हो जाए, यानी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होने के बाद अगर वो चट्टान मृदा में तब्दील हो जा रही है, तो वो इन सितु सॉइल कहला रही है। अपक्षयन में आप जानते हैं, यानी चट्टान के अपक्षयन का मतलब क्या है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, है ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो मृदा का अपक्षयन होगा वो इन सितु सॉइल कहलाएगी। अब इसके अंतर्गत आती कौन कौन सी मृदा हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, इन सितु सॉइल को भी दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। मैं अधिकांश छात्रों को देखता हूँ, वो बस मिट्टियों का नाम रट लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी है और उससे संबंधित कुछ फैक्ट, और प्रश्न आ जाता है बैकग्राउंड से। तो तैयार रहना है सभी चीज़ के लिए। अब ध्यान दीजिए, इन सितु सॉइल को भी दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन सितु सॉइल को भी दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है आपका मंडलीय मृदा, पहले को बोला जाता है मंडलीय मृदा, और दूसरे पॉइंट को बोला जाता है अंतःमंडलीय मृदा, अंतःमंडलीय मृदा। ठीक है जी, दो पार्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब
मंडलीय मृदा के अंतर्गत कौन आती है? सबसे पहला लाल मृदा, रेड सॉइल, ध्यान रखेंगे, लाल मृदा, लाल मृदा, रेड सॉइल। और मंडलीय मृदा में दूसरी मृदा कौन सी आती है? लेटराइट सॉइल। याद आ रहा है केरल, तो लेटराइट सॉइल, लेटराइट मृदा। ये दो मृदाएं मंडलीय मृदा के अंतर्गत आती हैं, जो कि इन सितु का ही कहीं ना कहीं चट्टानों के अपक्षयन के द्वारा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा इस मृदा का निर्माण हो रहा है। वहीं पे अंतःमंडलीय मृदा की बात करें तो यहाँ पे आती है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। उसके बाद इसी के अंदर आती है पर्वतीय मृदा, इसी के अंदर आती है पर्वतीय मृदा और पीट मृदा, पीट मृदा इसी के अंतर्गत आती है। और अंततः एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सैलाइन या अल्कलाइन मृदा, सैलाइन और अल्कलाइन मृदा, अल्कलाइन मृदा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो प्रश्नों का स्तर है कि निम्नलिखित मतलब मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो वो आपसे क्या विचार करवा सकता है जब आपको इतनी जानकारी रहे। आप जान पाए कि मृदा उत्पत्ति और क्रियाविधि के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है, इन सितु और आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इन सितु यानी वही जो हमने मृदा की डेफिनेशन समझी थी, चट्टान में जब भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उससे जिस मृदा का निर्माण हो रहा है वो आपकी इन सितु सॉइल। इन सितु सॉइल मंडलीय मृदा होगी या तो अंतःमंडलीय होगी। अगर मंडलीय है तो उसमें आपका लाल मृदा और लेटराइट मृदा, देखिए दोनों लाल से ही हैं, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतःमंडलीय मृदा की बात करें तो काली मृदा, पर्वतीय पीट, सैलाइन और अल्कलाइन मृदा, ये आपका इन सितु मृदा के उदाहरण है। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग गैस कर पा रहे होंगे, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़क मृदा, जलोढ़क मृदा। दूसरे नंबर पे जो इसके अंतर्गत आएगी वो है आपकी मरुस्थलीय मृदा, ये भी ट्रांसपोर्ट होती रहती है, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये दो बैकग्राउंड के पॉइंट आप लोग जान पाए होंगे कि कहाँ पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है उत्पत्ति के आधार और क्रियाविधि के आधार पे। इन सितु ट्रांसपोर्टेड में जलोढ़क और मरुस्थलीय मृदा। क्लियर यहाँ तक? कैसा भी प्रश्न है इतने बैकग्राउंड से तो उम्मीद करता हूँ आपका गलत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क, गूगल कीजिए, कहीं से भी सर्च कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप और हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा आप लोग ICAR, हेडिंग दीजिएगा ICAR। आपने हेडिंग दिया ICAR। अब इसमें समझिए ज़रा, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कृषि, भारत के कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, है ना। अच्छा, अभी आप लोगों ने जो मृदा देखी इन सितु ट्रांसपोर्टेड, अब ICMR के अनुसार भारत में
कितनी मृदा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अब यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें कि ICMR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितने भागों में? 8 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 8 भागों में विभाजित किया है। 8 भागों में विभाजित किया है, जिसमें ICMR ने बोला है इन 8 भागों में कुछ मेजर सॉइल हैं, कुछ मेजर सॉइल हैं और इन 8 भागों में कुछ माइनर सॉइल हैं। इन 8 भागों में कुछ मेजर सॉइल हैं और कुछ इसमें माइनर सॉइल हैं। अब मेजर सॉइल में इन्होंने सबसे पहले रखा है जलोढ़क मृदा को। सबसे पहले कौन सी है इसमें? जलोढ़क मृदा। और मेजर सॉइल में दूसरी मृदा इन्होंने रखी है काली मृदा। काली मृदा। तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा है लाल मृदा और लैटेराइट मृदा। लाल और लैटेराइट जो कि मंडलीय मृदा है, लाल और लैटेराइट। ठीक है, तो इन 4 को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट रखा है मेजर सॉइल के अंदर। मेजर सॉइल मतलब कि भारत के जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इस पे 80% क्षेत्र पर इन्हीं मृदा का विकास है। यानी भारत के 80% क्षेत्र पर मेजर सॉइल का विकास है, ये आप देख सकते हैं। वहीं पे माइनर सॉइल की बात करें तो माइनर सॉइल में इन्होंने जो रखा है वो है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा, पीट मृदा और लास्ट में हम देखेंगे सैलाइन और अल्कलाइन मृदा। सैलाइन और अल्कलाइन मृदा। ठीक है जी। तो ICAR आयकर के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीय मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम देख पाए मेजर सॉइल और माइनर सॉइल। जलोढ़क मृदा, काली मृदा, लाल और लैटेराइट, जिसमें से लाल और लैटेराइट मंडल मृदा का उदाहरण है। उसके बाद माइनर मृदा, माइनर सॉइल की अगर बात करें तो मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट और सैलाइन और अल्कलाइन। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट। अब यहाँ पे जो मैप देख पा रहे हैं, अब मैं यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहा हूँ कि कौन कौन सी मृदा का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करें पर्वतीय मृदा की तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला रीजन जो है ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है। ये वाला रीजन सारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये कौन सी मृदा होगी? ये पर्वतीय मृदा। याद रखना आसान रहेगा। लोकेशन देखे रहें, अभी बहुत सारे पॉइंट आप लोग यहाँ पे जान पाएंगे। तो पर्वतीय मृदा हम लोग जान पाए कहाँ पे है। पर्वतीय मृदा सारा पहाड़ी क्षेत्र जो ऊपर की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें जलोढ़क मृदा की, तो जलोढ़क मृदा कहाँ होगी? एक तो मैदानी क्षेत्र में होगी। जलोढ़क मृदा कहाँ होगी? ये सारे मैदानी क्षेत्र में होगी। यहाँ पे सारी नदियों के द्वारा नदियाँ टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। और कुछ तटीय भाग पे भी। तो दूसरा आपने देखा जलोढ़क मृदा। देख पा रहे हैं भारत के कितने क्षेत्र में ये जलोढ़क मृदा फैली हुई है, इसीलिए इसको मेजर सॉइल में रखा गया है, जलोढ़क मृदा। उसके बाद हम बात करते हैं काली मिट्टी की। अब काली मिट्टी का जो रीज़न है, देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र ये वाला है। ये काली मिट्टी का रीजन है। लोकेशन आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, कैसा भी प्रश्न आ जाए। देखिए कई बार तो फैक्चुअल प्रश्न देखने को मिलते हैं, कई बार कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न भले ही काली मिट्टी से ना हो सकता है इसके क्षेत्र से हो, कैसा भी प्रश्न आ सकता है।
तो दूसरे नंबर पे आप देख पाए, तीसरे नंबर पे आप देख पाए काली मिट्टी, काली मृदा। ठीक है जी, काली मृदा का विकास आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे है, और काली मृदा का विकास कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलता है। काली मृदा का विकास कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें लाल मृदा की, तो लाल मृदा कुछ यहाँ पे है, देखिए लाल से भी बना हुआ है, तो ये लाल मृदा। ये आपकी लाल मृदा है इधर। ठीक है जी, तो लाल मृदा का क्षेत्र आप इस तरफ देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें लेटराइट मृदा की, तो लेटराइट मृदा आप लोग जानते हैं केरल के रीजन में है, तो लेटराइट मृदा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा, ठीक है। और इस तरफ मरुस्थल है, आप जानते हैं इस चीज़ को, तो इस तरफ है मरुस्थलीय मृदा। इधर आपका पूरा मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद पीट और दलदली मृदा। अच्छा, लाल मृदा के तत्व कुछ इधर भी हैं, इधर भी मेंशन कर लीजिएगा, लाल मृदा कुछ इधर भी पाई जाती है। ठीक है, कुछ जलीय मृदा इधर भी पाई जाती है। तो ये लगभग मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सभी मिट्टियों का आपने देख पाया, लाल, लेटराइट, काली, जलोढ़, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीठ मृदा, इनका अस्तित्व थोड़ा कम है, माइनर मृदा में आ रही है। सेलाइन और अल्कलाइन मृदा, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम लोग एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भाई ICAR ने तो 8 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, किसने? ICAR ने। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप मेंशन कीजिएगा कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, मेंशन करेंगे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। यहाँ से एक फैक्चुअल प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मेंशन कर लीजिएगा भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में, और 8 भागों में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ICAR के द्वारा। क्लियर? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो ये 4 तो हैं, उसके बाद बाकी आप देख लेंगे कौन सा नहीं है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मिट्टी के उपजाऊपन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व है ह्यूमस। ह्यूमस जो कि सड़े गले पदार्थ हैं, जैविक तत्वों से बना हुआ है, जो मिट्टी की उपजाऊ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपसे एक प्रश्न यहाँ पे ये आ जाए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पे ये आ जाए कि भारत की मिट्टियों में किन तत्वों की कमी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ये बार बार रिपीट होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लिख लेंगे कि भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में, भारत की सभी प्रकार की मिट्टियों में 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। 3 चीज़ों की कमी पाई जाती है। कमी पाई जाती है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला ह्यूमस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेंशन कीजिएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। उसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस यानी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इनकी कमी सभी प्रकार की मृदा में पाई जाती है ना। हाँ, रेशो कुछ आगे पीछे हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा कम पाई जा रही है, किसी में कुछ मात्रा में कम पाई जा रही है, लेकिन कमी तो है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसका मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मेजर सॉइल में जलोढ़क मृदा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दीजिएगा जलोढ़क मृदा। हेडिंग दीजिएगा जलोढ़क मृदा। जलोढ़क मृदा एलुवियल सॉइल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है जी। अब इस जलोढ़क मृदा को और किस किस नाम से जाना जाता है, ज़रा उसके बारे में ध्यान रखें कि जलोढ़क मृदा, ध्यान दीजिएगा, इसको कच्छरी मिट्टी भी कहते हैं। कच्छरी मिट्टी, कच्छरी मिट्टी भी कहते हैं किसको, जलोढ़क मृदा को, है ना। और भारत में लगभग ये 43% क्षेत्र पे पाई जाती है। कितने क्षेत्र पे पाई जाती है? 43% क्षेत्र पर पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सेंट्रल रीजन, यहाँ पे भी नदियाँ हैं इस तरफ, यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे भी नदियाँ यहाँ पाई जाती है। और ये तटीय एरिया यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि नदियाँ आपने पढ़ा है जहाँ पे दामोदर, महानदी, है ना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे सारा तटीय रीजन है, नदियों वाला क्षेत्र है। तो जलोढ़क मृदा जल के द्वारा बहाई जाने वाली मिट्टियाँ लगभग 47% क्षेत्र पे ये पाई जाती हैं। उसके बाद अब आप मेंशन करेंगे कि मुख्यतः भारत में ये 2 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मुख्यतः ये भारत में 2 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पहला आप देख पा रहे हैं उत्तर भारत के मैदान, है ना, तो मेंशन करेंगे उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान, और दूसरा तटीय मैदान, है ना। देखिए अब आप जो जो देख पा रहे हैं वही हम लोग लिख रहे हैं, तटीय मैदान। इन 2 जगह ये मुख्यतः ये मिट्टी पाई जाती है। 43% क्षेत्र पे जलोढ़क मृदा की बात हो रही है। अब उत्तर भारत के मैदान के जलोढ़क मृदा जो है ये सतलज के मैदान से होकर, मेंशन करेंगे कि उत्तर भारत के मैदान, मेंशन कीजिएगा उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़क मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व के ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, यानी असम का मैदान जो हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है। उसके बाद मेंशन कीजिएगा तटीय मृदा में, तो लिखेंगे तटीय मृदा के अंतर्गत या तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़क मृदा का संबंध महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के क्षेत्र से है। ठीक है, नदियों के डेल्टा के क्षेत्र से है, उत्तर भारत के मैदान में सतलज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान तक। ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसमें जलोढ़क मृदा में उर्वरता की मात्रा बहुत अधिक होती है। जलोढ़क मृदा में उर्वरता की मात्रा अधिक होती है, उर्वरता की मात्रा अधिक होती है। और इसमें पोटाश की मात्रा भी सबसे अधिक होती है। इसमें पोटाश की मात्रा भी सबसे अधिक होती है जलोढ़क मृदा में। उसके बाद अब जलोढ़क मृदा आप जान गए, बट फिर भी एक लाइन लिख लीजिए कि जलोढ़क मृदा नदियों द्वारा पहाड़ों को काट कर लाई जाती है। जलोढ़क मृदा नदियों के द्वारा पहाड़ों को काट कर लाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में ये बिछ जाती है। ये मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा कि जलोढ़क मृदा 2 प्रकार की होती हैं। जलोढ़क मृदा 2 प्रकार की होती हैं। जलोढ़क मृदा 2 प्रकार की होती हैं। पहला आपने सुना है खादर और बांगर, नाम सुने आप लोगों ने।
खादर और बांगर। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे ये वाला रीज़न है, अब नदी यहाँ पे आई है ना, तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे जल है तो यहाँ वाली जो मृदा है वो आपकी कहलाएगी बांगर, ठीक है। और जो नदी के बिल्कुल पास में है, नदी के बिल्कुल नज़दीक है, वो कहलाएगी खादर। आप ऐसे समझिए कि भाई नदी के पास जो तटीय क्षेत्र होगा वो उसमें बहुत सारी खाद है, समथिंग लाइक दैट यू कैन रिमेंबर, है ना। जैसे आप लोगों ने गंगा नदी का तट देखा होगा तो वहाँ पे आप देखते हैं कि सब लोग साग सब्जियाँ उगा रहे हैं, अलग अलग मौसम के अनुसार कृषि कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे क्योंकि उसकी उर्वरता बहुत अधिक है तो वो बिल्कुल उसके नज़दीक है। बांगर जो उससे दूर है। इसमें एक लाइन डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, लिखिएगा खादर के बारे में, नई जलोढ़क मृदा नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की मृदा को खादर मृदा कहते हैं, है ना। आप लिखा आपने, नई जलोढ़क मृदा जो है नदी के आसपास बाढ़ क्षेत्र की मृदा को क्या बोल रहे हैं, खादर मृदा। फिर लिखिएगा बांगर में मेंशन करें, नदी से दूर ऊंचे क्षेत्र में पुरानी जलोढ़क मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। तो खादर बांगर क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा कि जलोढ़क मृदा में, मैंने आपको भी एक लाइन लिखा है कि भारत में सभी प्रकार की मृदा में ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन तीनों की कमी पाई जाती है। इसमें भी पाई जाएगी, मेंशन कीजिए इस पॉइंट को, लिखिएगा इसमें कि जलोढ़क मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जलोढ़क मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है जी। तीनों की कमी पाई जाती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप मेंशन कीजिएगा कि जलोढ़क मृदा में पोटेशियम, आपने अभी लिख लिया, पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जलोढ़क मृदा में पोटेशियम और चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पोटेशियम और चूना। और अब जब इसमें पोटेशियम और चूना अत्यधिक मात्रा में मिल रहा है तो कौन सी खेती होगी यहाँ पे, लिखिए जरा इसके बारे में कि जलोढ़क मृदा में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, और मक्का, है ना। अभी तनाव लेने की जरूरत नहीं है कौन सी खरीफ, रबी, जायद की फसल है, ये हम लोग कृषि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न 100% रहता है परीक्षा के अंदर, और कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन रहता है कैसे याद रखें कौन कौन क्या है, तो हम देखेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में कृषि वाले टॉपिक में, है ना। तो ये रहा आपका जलोढ़क मृदा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जलोढ़क मृदा के संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं रेड सॉइल की, लाल मृदा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, हेडिंग दीजिएगा लाल मृदा। रेड सॉइल, लाल मृदा। इसमें अगर हम बात करें रेड सॉइल की, एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, चलिए हेडिंग दीजिएगा लाल मृदा। लाल मृदा की तरफ हम लोग बात करेंगे। तो लाल मृदा को हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए अभी जो हम लोगों ने बात करी, जलोढ़क मृदा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत पे लाल मृदा पाई जाती है। तो पहला पॉइंट बना के लिखिएगा कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग लगभग भारत के 18% क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि है लाल मृदा, है ना। उसके बाद आप लिखेंगे कि लोहे के ऑक्साइड होने के कारण, लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और लाल मृदा का क्षेत्रफल आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस क्षेत्र में ये लाल मृदा पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में लाल मृदा पाई जाती है। दक्षिण भारत में
सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी मृदा? लाल मृदा पाई जा रही है ना। और अभी हम लोगों ने जाना कि सभी प्रकार की मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये पॉइंट भी इसमें मेंशन कर लीजिएगा, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी इसमें भी पाई जाती है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि भैया लाल मृदा में किसकी कमी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा में किसकी कमी पाई जाती है, लेटराइट मृदा में किसकी कमी पाई जाती है। तो आंख बंद करके आपको आंसर लगाना है ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्लियर। उसके बाद आप लिखिएगा कि लाल मिट्टी पठारी भारत के पूर्वी भाग, लाल मिट्टी पठारी भाग के पूर्वी भाग और दक्षिण भारत में पाई जाती है। पूर्वी भाग जो आपने उत्तर पूर्वी भारत लिखा है। फिर लिखेंगे कि मुख्य रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में ये पाई जाती है। इन लोकेशन का नाम लिख लीजिएगा। लेकिन लाल मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मृदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तमिलनाडु में लाल मृदा। ठीक है जी। उसके बाद आप मेंशन करें कि लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में या पठारी भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम है ना। उसके बाद लिखेंगे कि यह एक कम उपजाऊ वाली मिट्टी है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी है लाल मिट्टी, और इसलिए इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है। मोटे अनाजों की खेती की जाती है, कृषि की जाती है ना। और लिखिएगा कि लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है। ठीक है जी। चूने का इस्तेमाल कर लिया जाता है और इसकी उर्वरता में वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद मेंशन कीजिएगा आप लोग काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लिखिएगा काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा। ठीक है। इसमें लिखिएगा आप लोग काली मृदा। देखिए काली मृदा का क्षेत्रफल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा पठारी रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ रण के कच्छ की तरफ भी देखने को मिल रहा है काली मृदा का रीजन, जो गुजरात की तरफ। इसमें लिखेंगे आप लोग सबसे पहले कि काली मृदा को रेगुर या लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मृदा को रेगुर या लावा मृदा भी कहते हैं, है ना। इसके अन्य नाम है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जिसके चलते इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। रेगुर, लावा मृदा, कपासी मृदा। देखिए रेगुर तो कई बार परीक्षा में आया है ना, कि काली मिट्टी का अन्य नाम, तो रेगुर सिंपल सा ध्यान रखिएगा। और कपास की खेती हो रही है जिसके कारण इसको कपासी मृदा भी कहा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इसमें कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी को कलेर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेर मृदा भी कहते हैं। एक नाम और पता लग गया आपको, कलेर मृदा। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको कलेर मृदा के नाम से जाना जा रहा है। कलेर नहीं, करेल, इसको अपडेट कर लीजिएगा।
करेल, करेला होता है ना, तो करेल, करेल, ठीक है जी, करेल नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद मेंशन करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को चरणोजम मृदा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर काली मृदा को चरणोजम मृदा भी कहते हैं, चरणोजम मृदा भी कहते हैं। तो चरणोजम किसका नाम है? काली मृदा का। तो देखिए कितने सारे नाम इसके आ जा रहे हैं, तो यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। अब लिखेंगे, अब चरणोजम क्यों कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इसके बारे में जरा जानें कि मुख्य रूप से बेसिकली जो काला सागर क्षेत्र है, काला सागर के उत्तर में यूक्रेन है, आप वर्ल्ड मैप में देख पा रहे होंगे। तो यूक्रेन और ग्रेट लेक्स, जो ग्रेट लेक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके पश्चिम में बेसिकली ये पाई जाती हैं, इसलिए इसको यहाँ पे चरणोजम के नाम से भी जाना जा रहा है, ठीक है। अब काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं, हमने देखा काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। लावा मृदा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है इसका निर्माण, ठीक है जी। करेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जा रही है। रेगुर इसका नाम है, लावा पता लग गया, बेसाल्ट, कपासी क्योंकि कपास की खेती ज़्यादा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चरणोजम, यानी ये इसके इतने सारे नाम हैं काली मृदा के, जहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षा में आए हैं। अब काली मृदा आप लोग देख पा रहे होंगे, तो काली मृदा ये कहाँ पाई जा रही है, इसमें लिखिएगा आप लोग कि काली मृदा मालवा पठार के क्षेत्र में पाई जाती है और इसका विस्तार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। पठारी रीजन में तो पाई जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है सर्वाधिक विस्तार, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा इसी के अंतर्गत, देखिए काली मिट्टी का विस्तार है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लिखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका गुजरात में होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका गुजरात में होता है। नेक्स्ट में मेंशन कीजिएगा, काली मृदा के काला होने का कारण लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। काली मृदा के काला होने का कारण लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। इसकी अधिकता होने के कारण ये, क्योंकि कहीं ना कहीं विशाल चट्टानों से निर्माण हो रहा है इसका, जिसके चलते इसको लावा मृदा बोल रहे हैं, और इसकी अधिकता के कारण ये इसको काली मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आप लोग कि काली मिट्टी की एक प्रमुख विशेषता है, काली मिट्टी की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता है। जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता किसमें है? काली मिट्टी में। जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता, ठीक है जी, किसमें है? तो आपको ध्यान रखना है काली मृदा में। उसके बाद मेंशन करेंगे इसी के अंदर, और थोड़ी भी वर्षा होने के कारण, थोड़ी भी वर्षा होने से यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है ना। आपने लिखा कि जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता है, जिसके चलते इसको बोला जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। जल धारण कर लेगी तो उसको जोतने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। कपास की खेती इसके अंतर्गत आसानी से की जा सकती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे। अब हेडलाइन दीजिएगा, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग, बट फिर भी इसको अपडेट कर लेते हैं। लेटराइट मृदा, इसमें लिखिएगा आप लोग कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण दो परिस्थितियों में होता है।
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक है। दूसरी परिस्थिति क्या है? दूसरी परिस्थिति है कि अधिक गर्मी या अधिक धूप, अधिक गर्मी। ये दो परिस्थितियां होंगी तो लैटराइट मृदा का निर्माण देखने को मिलेगा। लिखेंगे कि उपरोक्त दो परिस्थितियां, यानी ऊपर जो दो परिस्थितियां लिखी हैं, उपरोक्त दो परिस्थितियां भारत के 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उपरोक्त दो परिस्थितियां भारत के 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट, उड़ीसा और शिलोंग पठार। पश्चिमी घाट, उड़ीसा और शिलोंग पठार, इन 3 जगह ये दो परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो लैटराइट मृदा भी यहाँ देखने को मिल रही है ना। उसके बाद इसमें मेंशन कीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी का पश्चिमी घाट के केरल और उसके बाद महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। कुछ रीजन इसका महाराष्ट्र में भी है। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि इन दोनों राज्यों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के सहारे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और साथ ही विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण अधिक गर्मी भी पड़ती है। देखिए, जो चीज़ें मैं बोल दे रहा हूँ हो सकता है आप साथ साथ ना नोट कर पा रहे हो, लेकिन वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आपका टॉपिक हो जाए तो उसको रिवाइज कीजिएगा, दैट्स इट। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, रिवीजन आपको जरूर करना है गाइस, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं। जीएस इज़ वास्ट, बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रिवीजन जरूर करते हुए चलना है, क्योंकि वहीं से आपको नंबर मिलने वाले हैं। अधिकांश आपने अनुभव किया होगा, कोई एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने दिया है तो अगर आप उसमें किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि आते हुए प्रश्न आप लोग गलत कराए। आते हुए प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए भाई। जो नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। अब मृदा टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए और इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएगा, है कि नहीं है। चलिए, अब इसके अंदर एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे भारत में लैटराइट मृदा के क्षेत्र, भारत में लैटराइट मृदा के क्षेत्र, और इसमें लिखिएगा पश्चिमी घाट, आप लोग लिख ही चुके हैं, पश्चिमी घाट, उड़ीसा, शिलोंग पठार। और उसके बाद लिखिएगा लैटराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु के कारण होता है। लैटराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु के कारण होता है, मानसूनी जलवायु के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैटराइट मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है। लैटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? ईंट जैसा होता है, और इसीलिए ये ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है आपकी लैटराइट मृदा, ठीक है। अब इसमें मेंशन कीजिएगा कि लैटराइट मृदा में ह्यूमस और बाकी 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन चारों तत्वों की कमी पाई जाती है। आप लिखेंगे लैटराइट मृदा में ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन चारों की इसमें कमी पाई जाती है। इन चारों की कमी पाई जाती है लैटराइट मृदा के अंदर, ठीक है। और इसी के कारण यह एक अनउपजाऊ मृदा है, अनउपजाऊ मृदा है। इसी के कारण यह एक अनउपजाऊ मृदा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा लैटराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लैटराइट मृदा में लोहा और एल्युमिनियम के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और लोहे के ऑक्साइड होने के कारण ही इसे लैटराइट मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। इस लैटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। फिर लिखेंगे, और लैटराइट मृदा एक प्रकार की निछालित मृदा है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लैटराइट मृदा एक प्रकार की
निछालित मृदा है, यानी जब बारिश अधिक होती है तो वो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो सब बह के मृदा परिक्षेत्रिका के निचली परत में चले जाते हैं, जिसके कारण ये एक अनुपजाऊ मृदा कहलाती है। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखिएगा कि इस मिट्टी आप लिखेंगे कि लेटराइट मृदा में चूने की कमी के कारण ये अम्लीय मृदा होती है। तो लेटराइट मृदा कैसी मृदा है? अम्लीय मृदा है। लेटराइट मृदा कैसी मृदा है? अम्लीय मृदा है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा मरुस्थलीय मृदा, उसके ऊपर बात करते हैं। मरुस्थलीय मृदा, इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा आप लोग कि इसको डेजर्ट सॉइल, इंग्लिश में डेजर्ट सॉइल बोलते हैं, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद लिखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान, ये मरुस्थलीय मृदा है और कहाँ हुआ है? राजस्थान, शुष्क क्षेत्रों में हुआ है, राजस्थान। उसके बाद लिखिएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार दक्षिण पंजाब, दक्षिण हरियाणा और समग्र राजस्थान तथा गुजरात, कुछ रीजन इसका गुजरात का भी है, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है या वहाँ पाई जाती है। फिर लिखेंगे मरुस्थलीय मृदा में खाद्यान्नों की खेती संभव नहीं है। तो यहाँ पे खाद्यान्न की खेती नहीं होती है, इसलिए यहाँ मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, सरसों आदि की खेती की जाती है। और इन सभी के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। तो राजस्थान किन के नंबर 1 पे है? ज्वार, बाजरा और सरसों। ठीक है। ये खेती होती है मोटे अनाजों की, और जिसके चलते राजस्थान इनकी खेती में नंबर 1 पे भी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि राजस्थान के श्रीनगर गंगा जिला और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान में ये श्रीनगर गंगा जिला और इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई, और अब उसके चलते वहाँ खाद्यान्नों की खेती भी हो जाती है ना। ये क्योंकि सिंचाई की सुविधा पूरी उपलब्ध नहीं थी, तो अब जब ये हरित क्रांति के दौरान जो प्रथम हरित क्रांति रही, श्रीनगर गंगा जिला, हनुमानगढ़ जिला जो कि राजस्थान का है, प्रथम हरित क्रांति में बहुत प्रसिद्ध रहा। ये हम लोग कृषि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट बहरहाल अब यहाँ पे ध्यान रखें कि श्रीनगर गंगा जिला इंदिरा गांधी नहर के सिंचाई के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं खाद्यान्नों की खेती भी की जाती है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट लिखिएगा पर्वतीय मृदा, और इसमें मेंशन कीजिएगा माउंटेन सॉइल में कि पर्वतीय मिट्टी भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, अर्थात पर्वतीय मिट्टी भारत में हिमालय के साथ साथ पाई जाती है। इसी कारण पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। आप ये रीजन सारा देख पा रहे होंगे पर्वतीय मृदा का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका अरुणाचल प्रदेश, इन सब रीजन में पर्वतीय मृदा देखने को मिल रही है। उसके बाद इसी में लिखिएगा आप लोग कि अब किसकी कमी पाई जाएगी, वही तीनों पॉइंट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं या तो। फिर लिखेंगे कि पर्वतीय मृदा में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? ह्यूमस। ठीक
ठीक है जी। और इसमें कमी किस चीज़ की पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ह्यूमस की प्रचुरता के कारण इस मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ जाते हैं। ह्यूमस की प्रचुरता के कारण इस मिट्टी में अम्लीयता के गुण आ जाते हैं। अम्लीयता के गुण इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसी फसल होती है? सेब, नाशपाती, चाय की खेती, इन सब की कृषि यहाँ पे देखने को मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे इसमें कि पर्वतीय मिट्टी एक अविकसित और निर्माणाधीन मृदा है, अर्थात इसका निर्माण अभी हो रहा है ना। ये अविकसित है और निर्माणाधीन मृदा है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अभी प्रगति पे है, अभी इसका निर्माण चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पीट और दलदली मृदा। पीट और दलदली मृदा, ठीक है। हेडलाइन दीजिए पीट और दलदली मृदा, और इसमें लिखिएगा पीट और दलदली मृदा केरल और तमिलनाडु के तट पर। कहाँ? केरल और तमिलनाडु के तट पर। केरल और तमिलनाडु के तट पर जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहाँ जल जमाव, जहाँ जल जमाव होता है, जिसके कारण गीली मिट्टी का निर्माण होता है, और उस गीली मिट्टी को ही पीट एवं दलदली मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पीट मृदा में भी ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, लगभग 45 से 50%। पीट मृदा में भी ह्यूमस की मात्रा 45 से 50% तक पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा पीट मृदा में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कि दलदली मिट्टी पीट मिट्टी से भी ज़्यादा गीली होती है। दलदली मिट्टी पीट मिट्टी से भी ज़्यादा गीली होती है। और दलदली मिट्टी सुंदरवन यानी पश्चिम बंगाल, दलदली मिट्टी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तट वाले क्षेत्र में पाई जाती है। आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में सुंदरवन का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा, ये सारे कहीं ना कहीं दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। अब लिखिएगा इस मिट्टी को केरल में कारी कहा जाता है। इस मिट्टी को, दलदली मिट्टी को केरल में क्या बोलते हैं? कारी कहा जाता है, इसमें ध्यान रखेंगे। और इसमें फास्फेट और पोटाश की कमी रहती है। इसमें फास्फेट और पोटाश की कमी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गाइस आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मृदा का टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसको तसल्ली से देखते हुए आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। भले ही 50 और 55 मिनट तक की क्लास रही हो, लेकिन आप लोग अगर इसको ईमानदारी से कवर करते हैं तो दैट वुड बी नियर अबाउट 2 आवर्स, 1.5 आवर्स ये आपकी क्लास हो जाती है। तो सारे पॉइंट को नोट डाउन करते हुए, डायग्राम की मदद से समझते हुए आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो किसी भी पॉइंट को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं या हमारी टीम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।